Hello friends, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम आरएनए और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डीएनए का बेस कंपोजिशन और उसके टाइप्स कि डीएनए क्या होता है, किससे मिलकर के बना हुआ है, किन किन चीजों क्या क्या उसके कंपोजिशन है, किन किन चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है। उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे कि आरएनए होता क्या है और किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है वाली जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि डीएनए का जो बेस कंपोजिशन था, आरएनए का भी बेस कंपोजिशन वैसा ही है। दोनों हैं तो न्यूक्लिक एसिड ही। वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है एंड वेयर एज आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो दोनों का बेस कंपोजिशन जो है वो सेम है। वही चीजें होंगी, बॉन्डिंग वही चीजें होंगी। जैसे उसमें क्या था, तीन हमारे कंपोनेंट्स थे, हम कह रहे थे एनपीपी। आप याद रखना, एनपीपी आप याद रखोगे तो आपको सारे नाम्स याद करने में आसानी हो जाएंगी। तो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक आपका क्लियर है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 और एक आपका पेंटोज शुगर। तो जो डिफरेंस है, बेस कंपोजिशन जैसा डीएनए का था वैसा ही इसका भी होगा। जैसा डीएनए का बेस कंपोजिशन था वैसा ही बेस कंपोजिशन इसका भी है। डिफरेंस कहां पे आना है? एक डिफरेंस आएगा जो है वो आपका पेंटोज शुगर में। डीएनए में जो पेंटोज शुगर था वो डीऑक्सीराइबो था, डीऑक्सीराइबोज शुगर। वहीं आरएनए में जो शुगर होगा वो कौन सा होगा? राइबोज शुगर। ठीक, उसमें जो था वो डीऑक्सीराइबोज शुगर था। आरएनए की अगर बात कर लेंगे तो आरएनए में कौन सा होगा? आरएनए में होगा हमारा राइबोज शुगर। जिसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। वही जब हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाए थे तो सारी चीजें ऐसे ही थी। यहां से ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहां पे जब हम इस ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो दिस इज द राइबोज शुगर। ठीक, तो राइबोज शुगर की बात हो गई। फॉस्फोरिक एसिड तो जो उसमें है H3PO4- वही इसमें भी प्रेजेंट रहेगा H3PO4-। पेंटोज शुगर को देख लिया। अब बात आती है नाइट्रोजनस बेस की। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? नाइट्रोजनस बेस की। अब जो बात करनी है वो नाइट्रोजनस बेस की। तो हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया प्यूरिन एंड द नेक्स्ट वन इज पायरिमिडीन। ये प्यूरिन जो होता है ये भी फर्दर दो होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन जो था ये मैं अभी डीएनए का लिख रही हूं। ओके, इसमें क्या था? साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन एंड थाइमिन ये तो डीएनए का था। लेकिन अब हम आरएनए की जब बात करेंगे तो बाकी चीजें सब कुछ सेम है। प्यूरिन्स भी होंगे, पिरिमिडीन्स भी होंगे। प्यूरिन्स में ये एडेनिन ग्वानिन है, लेकिन क्या होता है, ये थाइमीन जो इसमें डीएनए में प्रेजेंट होता है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है।
थायमीन की जगह पे आरएनए में क्या आता है, आरएनए में आता है यूरासिल। क्या आ जाता है थायमीन की जगह पे, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो बेस कंपोजिशन की जो बात हो रही थी, वो बेस कंपोजिशन में हमने 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर। तो ये बात रही नाइट्रोजनस बेस की, भाई ये 4 अगर प्रेजेंट होंगे तो ये 4 कौन से हैं, ये डीएनए वाले हैं। लेकिन अगर ये 4 प्रेजेंट हैं, इसको हटा करके इन 4 को देखा जाए तो ये आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमको पता है कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये कॉस कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, दूसरी क्या होती है, आइमिडाजोल की रिंग होती है। और इसमें क्या होता है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और एक सिंगल रिंग किसकी होती है, वही बेंजीन की एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन्स होते हैं। क्लियर है? तो ये बेस कंपोजिशन की बात हो गई थी। अब हम देखते हैं कि आरएनए क्या होता है। तो जैसे हमने डीएनए के लिए कहा था कि डीएनए क्या होता है भाई, तो डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसी तरीके से आरएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये भी क्या है, 3 चीजों से मिलकर के बना है। वो 3 चीजें क्या हैं कि पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। इसका नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा होगा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरासिल। डीएनए जो हमारा था वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड होती है आरएनए की। आरएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्यों? इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। और जैसा उसमें था वैसा ही इसका भी क्या होगा, सुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा। ये जो हेलिक्स रहेगी वो किसकी बनी रहेगी, सुगर फॉस्फेट बैकबोन की। और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, तो यही 4 होंगे, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरासिल। ठीक, ये 4 जो होंगे ये क्या करेंगे, सारे मिलकर के एक आरएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आरएनए है क्या, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट कंटेन्स पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल विद फॉस्फोरिक एसिड। और कौन होगा इसके पास, फॉस्फोरिक एसिड होगा। आरएनए की डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे तो आरएनए की डिस्कवरी किया था किसने, चुकॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने आरएनए की डिस्कवरी की थी। और आरएनए को हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए को हम कह रहे थे कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था और वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे थे और जुड़ करके डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर ले रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोस शुगर प्रेजेंट है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होंगे, कई राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में जुड़ करके एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। और उसी स्ट्रैंड को हम कहेंगे ये क्या है, आरएनए है हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को हमने देख लिया और इन्होंने ही बताया था अपनी डिस्कवरी के साथ कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के साइटोप्लाज्म में भी ये प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में भी होगा, उसके साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। और साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे डीएनए के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, ए, बी एंड जेड डीएनए, जिसमें से बी हमारा है, ए और जेड के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। उसी तरीके से आरएनए जो है वो भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए जो है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में। अगर किसी भी सेल के टोटल अमाउंट देखें हम कि उसमें आरएनए कितना प्रेजेंट है, तो उसमें एमआरएनए आपको सबसे कम मिलेगा। आरआरएनए मतलब जो राइबोसोमल आरएनए है वो सबसे ज्यादा मिलेगा और टीआरएनए जो है वो सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो सेकंड नंबर पे आएगा अबंडेंसी के उसमें देखा जाए तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सब में यही 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पाए जाएंगे। एमआरएनए मतलब
RNA बोले तो राइबोसोमल, and tRNA is transfer RNA. ये तीनों का अलग अलग तो अपना नाम है कि mRNA को मैसेंजर कह रहे हैं, R को राइबोसोमल कह रहे हैं, T को ट्रांसफर कह रहे हैं, बट अगर इन सबको हम एक साथ में सॉरी एक नाम दे तो दैट इज फंक्शनल RNA। तो हम इन तीनों को क्या कहते हैं कि ये तीनों क्या है, एक साथ में कलेक्टिवली एक वर्ड अगर इनके लिए कहा जाए तो वो होता है फंक्शनल RNA। तो चलिए तीनों टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे mRNA की। mRNA के डिस्कवरी करने वाले जैकोब एंड मोनोड नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले mRNA की डिस्कवरी जिसने की थी वो थे जैकोब एंड मोनोड। mRNA को मैंने कहा मैसेंजर RNA कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास मैसेज होते हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा में जब किसी डीएनए से एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस आरएनए के पास वो सारे ये क्या करता है, डीएनए से वो सारी इंफॉर्मेशन लिए रहता है अपने पास, जिसके हेल्प से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आरएनए जो है यही एमआरएनए रहता है और इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं जिससे किसी एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। इसके पास इतना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बोले तो क्या मैसेज है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी मैसेज हमारे पास आता है तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, वो मैसेज पढ़ के हम उस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सेम उसी तरीके से इस मैसेंजर आरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन है जिसको रीड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और हमारे सेंट्रल डोग्मा का अल्टीमेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया तो मतलब सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट हो गया। तो सेंट्रल डोग्मा कब कंप्लीट होगा, जब एमआरएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से रीड किया जाएगा और उस हिसाब से अमाइनो एसिड्स बनेंगे और वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो प्रोटीन तो बन रहा है, सेंट्रल डोग्मा तो कंप्लीट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इसी एमआरएनए की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी के पास वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। मतलब ये डीएनए से वो मैसेज लाता है और उस मैसेज को फिर राइबोसोम्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं और पढ़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन के रूप में उसको बना देते हैं। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए। क्या कहते हैं, वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए। एमआरएनए को एक तो नाम है इसका एमआरएनए से मैसेंजर आरएनए, इसको एक और नाम देते हैं हम वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए। और अगर बात कर ले तो टोटल आरएनए का ये 3 to 5% कंस्टिट्यूट करता है। जैसे टोटल आरएनए जो 100% रहेगा किसी एक सेल में, उसमें 3 से 5% किसका रहता है, वो 3 से 5% एमआरएनए का रहता है। किसका रहता है वो 3 से 5%, वो एमआरएनए का रहता है। और एक एमआरएनए के स्ट्रैंड में लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक एमआरएनए के स्ट्रैंड में लगभग कितने होंगे, 300 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ये बात हो गई एमआरएनए की जनरल। अब अगर किसी हम एक एमआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम किसी एमआरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मान लो कि हम ये एक एमआरएनए के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहली बात कि ये लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होगा या कोई अदर शेप, हेक्सागोनल, स्फेरिकल, कोई नहीं। ये क्या होता है, लीनियर शेप होता है। अब हमको पता है कि कोई भी है तो इसके पास दो चीजें तो प्रेजेंट होंगी ही, एक इनिशिएटर और एक टर्मिनेटर, या कह लो एक स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप। इनिशिएटर कौन होगा, जहां पे भाई स्टार्ट कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, और टर्मिनेटर होगा ये जहां पे स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, इनिशिएटर। यहां पे कौन होगा, स्टार्ट कोडॉन। तो जो प्रोसेस होनी होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी और यहां पे आकर के खत्म हो जाएगी। क्यों यहां से शुरू हो रही है, यहां पे आके खत्म हो रही है, मैम इसके आगे से क्यों नहीं शुरू हो रही है, तो नहीं शुरू होगा। या इसके पीछे क्यों नहीं खत्म हो रही, तो नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे यहां पे मतलब इनिशिएटर के पहले या स्टार्ट कोडॉन के पहले और यहां पे स्टॉप कोडॉन के बाद में
क्या प्रेजेंट होता है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है यूटीआई रीजन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? यूटीआई रीजन्स। ये यूटीआई रीजन्स क्या है? यूटीआई बोले तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स। क्या प्रेजेंट है? अनट्रांसलेटेड रीजन। इन रीजन का ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इन रीजन से कोई प्रोटीन नहीं बनता है। ये किसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन रीजन्स को हम कह देते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। अब बात इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसके आगे पीछे की भी हो गई। ये जो बीच का बचा है ये क्या है? तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल या सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन। सिस्ट्रॉन क्या मतलब? फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए। तो ये फंक्शनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहीं पे क्या होगा, इतना ये जो है दूरी, इसी पे क्या होगा कि राइबोसोम्स जो होंगे वो रन करेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। राइबोसोम्स रन करेंगे और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए अब इस सिस्ट्रॉन में या स्ट्रक्चरल जीन में भी थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट्स होते हैं? इंट्रॉन्स। ठीक, तो ये रेड वाले कौन हो गए? इंट्रॉन्स। और ब्लू वाले कौन से हो गए? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को हम कहते हैं फंक्शनल पार्ट बल्कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं। इंट्रॉन्स आर द एक्सॉन्स आर द फंक्शनल एंड इंट्रॉन्स आर द नॉन फंक्शनल। तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वेट नहीं चाहिए भाई। एक्स्ट्रा वेट लेके क्यों चले? हम नहीं चलेंगे। ऑलरेडी हमें इतना काम करना है, उसमें हम एक्स्ट्रा भी लेके क्यों चले? तो क्या होता है जब पीटीएम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस होते हैं तो उस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस में यही इंट्रॉन्स को काट करके स्प्लाइसिंग करके इनको अलग कर दिया जाता है। देन ये इंट्रॉन्स जो खाली बचते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रही एमआरएनए के स्ट्रक्चर की बात। एक और छोटी सी बात जान लेते हैं कि अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये जो एमआरएनए होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो ये एमआरएनए जो होता है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोले तो मतलब सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या था? फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए। अब वो सिस्ट्रॉन कैसे है? पॉली है, मतलब ढेर सारे फंक्शनल होंगे, इसमें फंक्शनल सिस्ट्रॉन्स होंगे। तो ढेर सारे होंगे तो ढेर सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें एक ही होता है, मोनोसिस्ट्रॉन। एक एमआरएनए की जो स्ट्रैंड होगी वो एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा, एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज को आपको और डिटेल में देखना है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाली जो वीडियो उसको जाकर के देखो, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू ये दे रही हूं कि पॉलीसिस्ट्रॉन और मोनोसिस्ट्रॉन का मतलब ये है कि ढेर सारे सिस्ट्रॉन्स यूनिट होंगे। पॉलीसिस्ट्रॉन बोले तो या पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोले तो ढेर सारी सिस्ट्रॉन्स की यूनिट प्रेजेंट होंगी। ढेर सारे सिस्ट्रॉन्स की यूनिट है तो एक ही एमआरएनए की स्ट्रैंड से ढेर सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ढेर सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए यहां से एक प्रोटीन बन रहा है, यहां से एक प्रोटीन बन रहा है और यहां से एक प्रोटीन बन रहा है। लेकिन वहीं अगर यूकैरियोट होगा तो ये मोनोसिस्ट्रॉन होगा। पूरा ये जो एमआरएनए की एक स्ट्रैंड है इससे क्या होगा? एक ही टाइप्स के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहलाता है क्या? मोनोसिस्ट्रॉन। बल्कि क्या है, उस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो देख लेते हैं, स्लाइड में भी यही सारी चीजें हैं। The mRNA's linear structure has minimum 300 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। यूटीआई रीजन्स होते हैं। आपको पता चल गया कि यूटीआई रीजन्स भी क्या होते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। ये बिफोर इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के पहले प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये कैसे होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। क्लियर है?
उसके बाद सिस्ट्रॉन्स की बात करें तो सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फंक्शनल पार्ट होते हैं या फंक्शनल पार्ट ऑफ द mRNA विच इज इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, जिसमें बीच बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स आकर के उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। बेचारा मस्त एकदम पड़ा रहता है, बीच में इंट्रॉन आ जाता है, इससे किस इतनी मस्त जिंदगी जियोगे, हम है ना तुम्हें, तो वो आकर के बीच में इंट्रॉन जो होता है उसको इंटरप्ट कर देता है, और ये इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं। इसीलिए हमें पीटीएम की जरूरत पड़ती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिसमें हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं, स्प्लाइसिंग करके इन इंट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं। तो जो सिस्ट्रॉन और इंट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल रीजन में, वही mRNA के। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए mRNA की हम जो स्ट्रैंड देख रहे हैं, तो एक 5 प्राइम एंड होगा और एक 3 प्राइम एंड होगा। तो हम कह दें कि नहीं भैया ये नहीं है, हम मान लो ऐसे बनाए और हम लिख दिए कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, सामने से गनाए कहना ही मानेंगे, क्यों मानेंगे ये 5 प्राइम एंड है, क्यों माने कि ये 3 प्राइम एंड है, तो हम कहेंगे भैया मान लो, मैंने लिखा तो तुम क्या भगवान हो कि मैं मान लूं, तो नहीं, तो आपको भी मानने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने कह दिया तो मान लेना, नहीं। क्या होता है, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, पॉली ए टेल्स, ए बोले तो एडेनिन, तो ढेर सारे एडेनिन जो होते हैं पूंछ की तरह 3 प्राइम एंड पे लगे रहते हैं, और 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, 7G रहेगा, ये क्या रहता है, मिथाइलेशन रहता है, कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे, और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, पॉली ए टेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कौन सा 3 प्राइम एंड है और कौन सा 5 प्राइम एंड है। आफ्टर दैट rRNA की बात करें तो rRNA को हम कहते हैं राइबोसोमल RNA, मैंने पहले ही बता दिया। इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाले कुंच नाम के एक साइंटिस्ट थे, KUNTZ, इन्होंने rRNA की डिस्कवरी की थी, और कंस्टिट्यूशन मतलब कि पूरे RNA का 80% लगभग कौन कंस्टिट्यूट करता है, तो वो करता है राइबोसोमल RNA ही। राइबोसोमल RNA जो होता है ये नेचर में बहुत ही लेस स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम वाली वीडियो आपको याद होगी, अगर आपने राइबोसोम वाला मेरा वीडियो देखा होगा, तो जब हमने राइबोसोम्स के डिटेल के बारे में पढ़ा था तो हमने राइबोसोम्स के लिए बोला था कि वो किससे मिलकर बने होते हैं, RNA और प्रोटीन्स के। वो RNA कौन से हैं, राइबोसोमल RNA है। वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। तो यही राइबोसोमल RNAs जो होते हैं ये क्या करते हैं, जाके फर्दर राइबोसोम्स की सब यूनिट्स को बनाते हैं, और उस राइबोसोम की सब यूनिट क्या करती है, mRNA के स्टैंड पे आती है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कराती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में या प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। हमने कहा कि RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो हाँ भैया होता है सिंगल स्टैंडर्ड, बट कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि ट्विस्टिंग हो जाए, RNA की एक स्टैंड है, इसमें किसी तरीके से ट्विस्टिंग हो जाए। अब जैसे ही ट्विस्टिंग होगी तो आप खुद सोचो ना क्या होगा, बेस पेयर्स जो होंगे वो आमने सामने आ जाएंगे, और बेस पेयर आमने सामने आ गए मतलब बिछड़े दोस्त मिल गए, कुंभ के मेला में बिछड़े हुए थे वो दोनों दोस्त मिल गए। अब जैसे ही वो आमने सामने आएंगे तो उनका नेचर है पेयरिंग करने का, वो फटाक से क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। दोस्त मिलते हैं तो क्या कहते हैं, पहले हाथ मिलाते हैं ना, तो वो फटाक से हाथ मिलाएंगे कि अरे मेरा दोस्त आ गया। तो यहाँ पे यही काम करेंगे। मान लीजिए एडेनिन है यहाँ पे, तो ये सामने जो यूरासिल होगा उससे बॉन्डिंग कर लेगा। अगर साइटोसिन है तो सामने कहीं अगर ग्वानिन दिख रहा है तो उससे बॉन्डिंग कर लेगा। अब बॉन्डिंग की बात रही तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, और एडेनिन और यूरासिल के बीच में 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ये बात हमें पता है, डीएनए में भी हमने ये चीज अच्छे से समझा है। क्लियर है? तो चलिए, इसमें यही है कि अगर ट्विस्टिंग हो जाती है तो ये वहां पे क्या होता है कि ट्विस्टिंग की वजह से ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, और हमें वहां पे वो डबल स्टैंडर्ड की तरह दिखने लगता है। ढेर सारे टाइप्स के जो rRNA होते हैं वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 5S, 5.8S, 18S, 28S, 16S, ये सारे जो हैं वो हमारे नेचर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो S होता है वो भी हमको पता है क्या होता है, वो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या हम इसको कहते हैं वैटबर्ग यूनिट। दोनों में से कुछ भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या वैटबर्ग यूनिट। ओके,
तो ये भी देख लेते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है, जो आरएनए हमने कहा राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम्स तो दो टाइप्स के होती हैं, एक 70S और एक 80S। 70S को हम कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक, और 80S को हम कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो 70S में कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, कुछ 80S में प्रेजेंट्स होते हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैंने डिटेल में राइबोसोम वाले में बताया है। तो 70S में कौन कौन से होते हैं, 5S और 23S। और जितने 8 वाले हैं, 5.8, 28, ये सब किस में होते हैं, 80S में। और एक 5S भी होता है, 5S दोनों में होता है। ओके, ये है इसका। अब बात करेंगे हम टीआरएनए का। टीआरएनए को बोले तो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सबसे इंटरेस्टिंग यही है टीआरएनए। टीआरएनए जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। और टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक होले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। क्लोवर बोले तो लॉन्ग की तरह का एक मॉडल। उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, तो उसको उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। होले ने बताया। हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट टीआरएनए को देखते हैं तो लगता है टीआरएनए का वो बहुत स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड ना होकर के ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई टीआरएनए आर द मोर स्टेबल। टीआरएनए जो है ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन लूप्स प्रेजेंट होते हैं। जब टीआरएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये जो लूप होता है इसके पास आप देख रहे हो 3 लूप्स प्रेजेंट होंगे। मान लो हम ऐसे हैं तो आप ये मानो कि टीआरएनए है, एक लूप, 2 लूप, तीसरा लूप दिख रहा है ना, और दोनों पैर, मतलब इंसान को उल्टा कर दो, दोनों पैर ये हो गए, ठीक, ये दोनों हाथ हो गया, ये सर हो गया। टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर है। तो 3 लूप्स होते हैं, तो तीनों लूप्स का अपना अलग अलग नाम होता है। एक को कहते हैं टी-साई-सी लूप, एक को कहते हैं DHU लूप, एंड दिस इज द एंटीकोडॉन लूप। और ये जो आपको एक एक्स्ट्रा निकला हुआ दिख रहा होगा, इसको हम एक्स्ट्रा आर्म भी कह देते हैं, क्लियर है। तो इसी एंटीकोडॉन लूप पे क्या होता है, मतलब एमआरएनए के एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जा करके एमआरएनए से बाइंड करते हैं और ये अमाइनो एसिड्स को उस पे बाइंड कराने का काम करते हैं, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए है, ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करते हैं राइबोसोम्स तक, साइटोप्लाज्म से उठाते हैं, राइबोसोम्स तक ले जाते हैं, राइबोसोम को दे देते हैं, कहते लो बनाओ, ऐस करो, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड्स का, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी इसीलिए हम इनको कहते हैं, क्लियर है। और ये जो होते हैं, जैसे हमने कहा 3 से लेकर के 5% एमआरएनए कंस्टिट्यूट करता है, 80% आरआरएनए कंस्टिट्यूट, तो 10 से 15% जो है वो टीआरएनए कंस्टिट्यूट करता है टोटल आरएनए का। किसी भी सेल में जो टोटल आरएनए है उसका 10 से 15% कौन करता है कंस्टिट्यूट, तो वो 10 से 15% योगदान किनका रहता है, वो योगदान इस टीआरएनए का रहता है। tRNA is the transfer RNA, constitute about the 10 to 15% of the total RNA. It is also called as soluble RNA. इसकी डिस्कवरी करे थे किसने, स्टेप्सॉन्स ने। स्टेप्सॉन्स नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। इन्होंने बताया था कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, और ये क्या होता है कि कैरी करता है। फिर हॉले नाम के एक साइंटिस्ट हैं, हॉले ने इसके क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में हमको बताया। क्या बताया कि टीआरएनए जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर किसने बताया तो हॉले ने बताया, और इन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोवर लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इस क्लोवर लीफ के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट्स हैं जो आपको अभी मैं बताऊंगी और आपको समझ में आ जानी है चीजें, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, तो चलो भैया बना के देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं।
ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। ये बड़ा वाला जो होगा ये 3 प्राइम एंड होगा और छोटा वाला जो होगा ये 5 प्राइम एंड होगा। 3 प्राइम एंड जो होता है ये हाइड्रोक्सी OH प्रेजेंट होगा और 5 प्राइम एंड जो होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, यहाँ पे P प्रेजेंट होगा। ठीक, इस 3 प्राइम एंड पे इसके टर्मिनल पे क्या होता है, 3 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, CCA। 3 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं CCA। आपको यहां पे भी दिख रहा होगा कि 3 अनपेयर्ड बेसिस हैं CCA। अब ये 3 लूप्स हैं, 3 मेन लूप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम कहते हैं ये वाला जो लूप है इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा है, T-Psi-C लूप। एंड ये वाला जो है ये है एंटीकोडॉन लूप। एंड दिस इज द D या DHU लूप। 3 मेन लूप प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हमारा एक एक्स्ट्रा लूप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लूप प्रेजेंट होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसको हमने कहा कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। क्यों डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा बेसिस जो है वो पेयरिंग किए होते हैं। जैसे ये जो आर्म्स आपको दिख रही होंगी, यहां से यहां तक जो आर्म्स दिख रही है, ये आर्म्स दिख रही है, ये आर्म्स दिख रही है, आर्म्स दिख रही है, ये आर्म्स क्या करते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। इस आर्म्स में जो बेस पेयर्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं ऐसे। ठीक, इसकी पेयरिंग भी फिक्स होती है। जैसे इसमें क्या होंगे, 7 बेस पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5। इसके आर्म्स में 5 होते हैं। ठीक है, इसमें होंगे 4, 1 2 3 4। इसमें ऊपर जो होते हैं इसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं, ये 14 के लगभग होते हैं। ठीक, और इसमें भी हमारे जो होंगे 5 प्रेजेंट्स होंगे। ठीक, लेकिन ये जो लूप्स हैं इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड। और एंटीकोडॉन लूप की बात करें तो इसमें कितने अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7 अनपेयर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। लगभग 7 से 8 इसमें भी होते हैं और 7 से 8 लगभग इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब इसमें ये जो तीसरा, चौथा और 5वां वाला जो होता है, इस एंटीकोडॉन में ये तीसरा, चौथा और 5वां वाला जो होता है, यही mRNA के एंटीकोडॉन की तरह काम करता है। यही क्या करता है, mRNA के एंटीकोडॉन की तरह काम करता है और यही जाकर के बाइंड करता है। ठीक है, यही क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को भी लेगा और ये देखिए आप, यही जाकर के बाइंड करेगा। जैसा यहाँ पे आप देखे हैं कि 3 अनपेयर्ड, हमने कहा आर्म्स में जो है वो पेयर्ड बेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऊपर जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पे 3 CCA जो होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं। और ये अनपेयर्ड क्यों होते हैं, इनको ऐसे खुला क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि यहीं पे अमाइनो एसिड्स आकर के बाइंड करेंगे। यहीं पे क्या होगा, अमाइनो एसिड्स। जैसे ये क्या करेगा, ये जो 3 4 5 है ये जाएगा और mRNA के जहां पे उसका एंटीकोडॉन होगा वहीं पे जाकर के बाइंड करेगा। तो जब बाइंड करेगा तो उससे जो अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा वो आकर के इसके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और कहेगा कि लो आगे तुम्हारा अमाइनो एसिड ले जाओ भैया, बनाओ अपना प्रोटीन ऐस करो। ठीक, ये क्लोलीफ मॉडल का डायग्राम है। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल वे में समझो आप, आपको समझ में आ जाएगा। वही दिख रहा है हमें यहाँ पर भी, अमाइनो एसिड्स मतलब 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 जो होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, ACC प्रेजेंट है और बाकी उसके बाद जो होंगे वो पेयरिंग्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 3 मेन लूप्स प्रेजेंट और DHU या एंटीकोडॉन्स लूप या T-Psi-C लूप। और ये एक्स्ट्रा जो होता है इसमें क्या होते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ वही जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल्स, वही उन्हीं के डेरिवेटिव्स यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। तो देख लेते हैं। ऑल द tRNA कंटेन्स अबाउट 73 to 93 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सारे tRNA जो होते हैं वो 73 से 93 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करते हैं एंड 7 to 10 अनयूजुअल बेसेस, और उनके पास 7 से 10 अनयूजुअल बेसेस भी प्रेजेंट्स होते हैं। और ये जो अनयूजुअल बेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये वही जो हमारी चारों नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल,
साइटोसिन, इन्हीं के डेरिवेटिव्स ये अनयूजुअल बेस पेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इनके न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, स्यूडोयूरोडीन और मिथाइलेटेड पेरिमिडीन्स, इस टाइप्स के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। जो 5 प्राइम एंड होगा ये फॉस्फोराइलेटेड होगा, जिसमें ग्वानिन रेसिड्यूज प्रेजेंट्स होंगे, और वहीं जो 3 प्राइम एंड होगा वो हाइड्रोक्सिल होगा, और इसके टर्मिनल पोजीशन पे 3 अनपेयर्ड बेसेस प्रेजेंट्स होते हैं, और वो 3 अनपेयर्ड बेसेस कौन से हैं, CCA। कौन से हैं, CCA। और जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो यहीं पे आकर के बाइंड करते हैं। 50% इनके बेस पेयर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसीलिए जो tRNA होता है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल भी होता है। ठीक, और इसमें 3 मेन लूप्स प्रेजेंट थे, मैंने आपको पहले ही बताया, डी लूप और एक एंटीकोडॉन लूप और टी साइट सी लूप, और इन 3 मेन लूप्स के अलावा एक एक्स्ट्रा लूप प्रेजेंट होता है, इसके पास भी कुछ नंबर्स ऑफ रेसिड्यूज होते हैं। उसके बाद इन लूप्स की अगर हम बात कर ले तो जो डी लूप है इनको एक और नाम देते हैं हम DHU लूप। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास डाईहाइड्रोयूरासिल रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाईहाइड्रोयूरासिल रेसिड्यूज। ठीक, इनके पास क्या होता है, डाईहाइड्रोयूरासिल रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको DHU लूप भी कहते हैं। और इनके पास 8 से 10, मतलब जो इनका ऐसा लूप था उसमें कितने अनपेयर्ड बेसेस प्रेजेंट होंगे, तो 8 से 10, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। और इनके आर्म्स में 4 पेयर्स बेस प्रेजेंट्स होते हैं। जो इनका ऐसे आर्म था, जो हाथ था, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि 4 पेयर्ड बेस पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं एंटीकोडॉन लूप्स की। तो एंटीकोडॉन लूप जो है ये भैया मेनली क्या है, वही प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास mRNA के एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके पास क्या होता है, 7 अनपेयर्ड बेसेस प्रेजेंट्स होते हैं, मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से ये जो 3 4 5 होते हैं यही एंटीकोडॉन की तरह काम करते हैं। मेन प्रेजेंट तो 7 होते हैं, लेकिन उसमें मेन कौन है, 3 4 5 जो है वो मेन है, यही मेन एंटीकोडॉन की तरह काम करते हैं, जो mRNA से जाकर के पेयरिंग करते हैं। कैसे पेयरिंग करेंगे, हाइड्रोजन जहां भी होगी वहां पे कौन सी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है, जो उसके जो 3 टर्मिनल है, जो वहां पे अनपेयर्ड बेस है, वहां पे आकर के जुड़ेगा। और जो टी साइट सी लूप है ये क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट्स होता है, और इसमें भी 7 अनपेयर्ड बेसेस इसमें भी प्रेजेंट्स होते हैं, एंड इसके आर्म्स में 5 पेयर्ड बेस प्रेजेंट्स होता है। 7 जो था वो उसके लूप में प्रेजेंट होगा, और 5 जो होगा इसके आर्म्स में प्रेजेंट होगा। और उसी तरीके से एंटीकोडॉन लूप की भी आर्म्स में 5 अनपेयर्ड बेसेस प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द RNA। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।